नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दिवस से। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 12 मई को नहीं बल्कि 16 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम है डेंगू की रोकथाम, सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी। यह एडीज जीनस के मच्छरों की कई प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी द्वारा फैलता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चिली। टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ऑप्टिकल इंफ्रारेड क्षमता में 6.5 मीटर मापने वाला TAO टेलीस्कोप चिली के अटाकामा रेगिस्तान में माउंट चाजन टोर पर 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसको ऐसे स्थान पर बनाया गया है जहां पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में वायुमंडल में कम जल वाष्प है। स्पेक्ट्रम का यह क्षेत्र तारों के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बेहद अच्छा है, जिसमें ग्रह बनाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वीमेंस 400 मीटर्स इवेंट एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन जापान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति जीवनजी। हांगजो एशियाई खेलों की पैरालंपिक चैंपियन दीप्ति ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 400 मीटर T20 स्पर्धाओं में अमेरिकी ब्रेना क्लार्क के 55.12 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दीप्ति ने 55.07 सेकेंड का समय लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कपिल सिब्बल। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वे आदिश श्री अग्रवाल वाला के उत्तराधिकारी हैं। सिब्बल ने इससे पहले 2001 और 1990 के दशक के मध्य और अंत में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, हम्बोल्ट ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। हाल ही में वेनेजुएला जलवायु परिवर्तन के कारण अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, जिसमें से 5 2011 में ही गायब हो गए थे, जो एंडीज पहाड़ों में समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर स्थित थे। आखिरी बचा हुआ ग्लेशियर हम्बोल्ट काफ़ी सिकुड़ गया है और अब इसे बर्फ के मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? विद whom हैज़ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑर्गेनाइज्ड द एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज तर्कस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका USA। वार्षिक भारत अमेरिका संयुक्त शहरी आतंकवाद निरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण 22 अप्रैल से 15 मई तक NSG के कोलकाता केंद्र में आयोजित किया गया। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस का प्राथमिक उद्देश्य समन्वित आतंकवाद विरोधी अभियानों, विशेष रूप से शहरी आतंकवाद निरोधी आकस्मिकताओं के संचालन में अपने विशेष बलों के बीच कार्यात्मक संबंध बनाना और अंतर संचालन को बढ़ाना है। पिछला संस्करण जनवरी 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं
करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा कर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का पहला परीक्षण कहाँ किया है? वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड द इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म फॉर द फर्स्ट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आगरा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में आगरा में स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब के एयर ड्रॉप का परीक्षण किया। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल, वाटरप्रूफ और हल्का क्यूब है, जिसे एयर ड्रॉप और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सहित विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों में जल्दी से तैनात किया जा सकता है। क्यूब्स को गोली के घाव, गंभीर जलन, सिर की चोटों और रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी चोटों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जापान। एक जापानी संघ ने दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट पेश किया है, जो 5G से 20 गुना बेहतर है। डोकोमो, एनटीटी, एनईसी और फुजित्सु द्वारा यह विकसित किया गया है, जिसका घर के अंदर और बाहर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हालांकि 6G अभी भी विकास के चरण में है और व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार नहीं है। अपनी प्रभावशाली गति के बावजूद नेटवर्क तकनीक में अंतर्निहित कमियां अभी विद्यमान है, जिस पर काम चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज इंडियाज बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल्स 2024 स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली।
4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई को नई दिल्ली में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया है। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जिसे राज्य सरकारों, उद्योग सेक्टर, स्किल काउंसिल, राज्य कौशल विकास निगम, कॉरपोरेट और साझेदार संस्थानों द्वारा समर्थन दिया जाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ह्यूमन फोकस्ड AI एक्सेलेंस सेंटर ऑफ इट्स काइंड वेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। TCS ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान यह घोषणा की गई, जिसमें फ्रांसीसी बाजार और वैश्विक AI परिदृश्य के प्रति TCS की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? Who is the first Indian female player to break into the top 25 in the world women's table tennis singles rankings? The right answer is option number D. मनिका बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में इन्होंने एकल स्पर्धाओं में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 24वीं रैंक हासिल की। इन्हें 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। BPSC प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और YouTube वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने किस प्रतियोगिता में इस वर्ष का दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता है? सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी हैज वन द सेकेंड मेल डबल टाइटल ऑफ दिस ईयर इन विच कंपटीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड ओपन। विश्व की तीसरे नंबर की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने 19 मई को खेले गए फाइनल में चैन बो यांग और ली यू की चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब जीता। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024। वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। भाला फेंक स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इस इवेंट में हिस्सा लिया था। यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन मंच ड्रीम्स को किसने लॉन्च किया? Who has launched the disaster management platform Dreams developed with the help of UNICEF? The right answer is option number C. असम सरकार ने यूनिसेफ के मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स शुरू की है। यह प्लेटफॉर्म असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान की सटीक रिपोर्ट करना और उसका आकलन करना तथा प्रभावित लोगों को सहायता वितरित करना है। ड्रीम्स फसलों और पशुधन को हुए नुकसान जैसे महत्वपूर्ण प्रभाव डेटा को एकत्रित करता है, ताकि राहत वितरण और आपदा के बाद बहाली के प्रयासों में तेजी लाई जा सके। हाल ही में किसने पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? Who has recently announced a 10-year blue residency visa for environmental contributors? The right answer is option number D. संयुक्त अरब अमीरात UAE। UAE ने उन व्यक्तियों के लिए 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है जिन्होंने समुद्री या जमीनी पर्यावरण की रक्षा के लिए असाधारण प्रयास और योगदान दिया है। नई वीजा की घोषणा दुबई के प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने की। यूटोपियन उपन्यास सुल्तानाज ड्रीम के लेखक कौन है? Who is the author of the utopian novel Sultana's Dream? The right answer is option number D. बेगम रोकेया
सखावत हुसैन। इनकी किताब सुल्ताना का सपना यानी सुल्ताना's ड्रीम को हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। यह सम्मान एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व समिति की 10वीं आम बैठक में दिया गया, जो 2024 चक्र के हिस्से के रूप में 7 से 8 मई को मंगोलिया में उलान बटार में हुई थी। ब्रिटिश भारत की एक नारीवादी लेखिका बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने 1905 में सुल्ताना का सपना लिखा था। किस पूर्व भारतीय कोच को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बहुसांस्कृतिक राजदूत नामित किया गया है? विच फॉर्मर इंडियन कोच हैज बीन नेम्ड एज क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरल एम्बेसडर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रवि शास्त्री। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री और पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम को 2 साल के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बहुसांस्कृतिक राजदूत नियुक्त किया गया है। शुरुआती 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए राजदूतों को विविधतापूर्ण सूची में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें भारतीय, श्रीलंकाई, पाकिस्तानी, स्वदेशी, ऑस्ट्रेलियाई, बांग्लादेशी, नेपाली और अफगानी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? इन विच इवेंट डिड निषाद कुमार विन अ सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाई जंप। भारतीय टीम ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पदक जीता है, जिसमें हाई जंप पर निषाद कुमार और 200 मीटर धावक प्रीति पाल ने रजत और कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने पुरुषों की T47 हाई जंप फाइनल में 1.99 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया और प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत को पहला पदक दिलाया। अमेरिकी रोड्रिक टॉन्सेंड ने 2.05 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है इस स्पर्धा में। कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इन विच वेट कैटेगरी डिड निखत जरीन विन द गोल्ड मेडल एट द एलोडा कप 2024 इन अस्ताना, कजाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वीमेंस 52 kg। भारत की नंबर 1 महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने फाइनल में कजाकिस्तान की झाजीरा उरकबायेवा को 5-0 से हराकर एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश फीफा कांग्रेस में 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश बन जाएगा? विच साउथ अमेरिकन कंट्री विल बिकम द फर्स्ट टू होस्ट द 2027 वीमेंस वर्ल्ड कप एट द फीफा कांग्रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में ब्राजील को फीफा कांग्रेस में 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी घोषित किया गया है। ब्राजील की बोली ने बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की संयुक्त बोली को हरा दिया और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार हासिल करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। इटालियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन 2024? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर जेवरेव। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने पहली बार मास्टर्स फाइनलिस्ट चिली के निकोलस जेरी को सीधे सेटों में 6-4, 7-5 से हराकर 2024 इटालियन ओपन मास्टर्स 1000 का खिताब जीत लिया है। यह जेवरेव का दूसरा इटालियन ओपन खिताब भी था। विश्व की नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वितेक ने बेलारूस की आरियाना सबलेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर अपने करियर का 21वां खिताब जीता महिला श्रेणी में। 2024-25 के कार्यकाल के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन हैं? हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द 2024-25 टर्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संजीव पुरी। ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 24-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने आर दिनेश की जगह ली है। ये जो CII है इसकी उत्पत्ति 1895 में बंगाल में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेडर्स एसोसिएशन की स्थापना से हुई है। बाद में 1986 में इसका नाम बदलकर इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ कर दिया गया। 1992 में इन्होंने अपना वर्तमान नाम जो भी है भारतीय उद्योग परिसंघ वह हासिल किया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर्ड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 39वां स्थान।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में से 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान मिला है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर है। NH-25 मिशन के चालक दल के सदस्यों में से कौन पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटन बनेगा? Who among the crew members of the NH-25 mission will become first Indian space tourist? The right answer is option number C. गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा एक उद्यमी और पायलट पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने। इन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बोजेस के ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में उड़ान भरी। ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन कार्यक्रम की 7वीं मानव उड़ान है, जिसमें उपकक्षीय यात्राओं से आगे विस्तार करने की आकांक्षाएं हैं। जेफ बेजोस इन उड़ानों को चंद्र अन्वेषण सहित बड़ी महत्वाकांक्षाओं की ओर एक कदम के रूप में देखते हैं। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। शेर जैसी पूंछ वाले मकाक या सिंह पुच्छी मेकाक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द लायन टेल्ड मकाक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। यह एक पुरानी दुनिया का बंदर है और भारत के पश्चिमी घाटों का स्थानिक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। इसे IUCN द्वारा अत्यधिक संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नहीं, यह गलत है। इसे लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो कथन 2 गलत है, 20 का सही जवाब होगा। भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंसिनरेशन इज नॉट करेक्ट। एक एक कर सभी को देखते हैं। यह प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए खतरनाक पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाने की प्रक्रिया है। यह तो बिल्कुल सही है। कई प्रकार की खतरनाक सामग्रियों को जलाकर नष्ट किया जा सकता है, जिनमें मिट्टी, कीचड़, तरल पदार्थ और गैसें शामिल है। यह भी सही है। भस्मीकरण से बिजली और गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। यह भी सही है। भस्मीकरण का एक बड़ा फायदा यह है कि यह सीसा और क्रोमियम जैसी जहरीली धातुओं को नष्ट कर देता है। यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो डी ही सही जवाब होगा। यह सीसा और क्रोमियम जैसी जहरीली धातुओं को नष्ट नहीं कर पाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। जेनी एपेर्नबेक ने कैरोस के लिए फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता। यह तो सही कथन है। माइकल हॉफमैन 2016 में अपने वर्तमान स्वरूप में इस पुरस्कार के शुभारंभ के बाद से इसे जीतने वाले पहले पुरुष अनुवादक हैं। यह भी कथन सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ 1 और 2 दोनों सही है। अभ्यास शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज शक्ति कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन गलत है या बताना है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। यह तो सही है। इसका अंतिम संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में हुआ था। यह भी सही है। अभ्यास शक्ति का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के अंतर्गत उप परंपरागत परिदृश्य में बहुडोमेन संचालन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह भी कथन सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। यह एक द्विवर्षीय अभ्यास है, ध्यान में रखिएगा, जिसका आयोजन फ्रांस और भारत में बारी बारी से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। गलत कथन को ढूंढना है। भारतीय फुटबॉलर कप्तान सुनील छेत्री ने 6 जून को कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। यह कथन तो बिल्कुल सही है। वह वर्तमान में गोल करने के मामले में सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर है, केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से पीछे है। यह कथन भी सही है, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ना तो एक गलत है और ना 2। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दूरसंचार विभाग ने 17 मई 2024 को सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार थीम के साथ विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया। यह बिल्कुल सही है।
दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिक्स। सी डॉट ने स्वदेशी दूरसंचार समाधानों और प्रौद्योगिकों के विकास के लिए विशेष पहल निधि और स्टार कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कथन भी सही है, तो दोनों कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।